क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अधिकांश विचार आपके अपने नहीं हैं, कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, आपका हर विश्वास, आपकी हर प्रतिक्रिया उन शक्तियों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई है जिन्हें आप देख भी नहीं पाते हैं। यह एक षड्यंत्र जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दुनिया वास्तव में ऐसे ही काम करती है। जिस क्षण से आप पैदा हुए हैं, आपको स्कूल, मीडिया, सामाजिक मानदंडों और छिपे हुए मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स द्वारा आकार दिया गया है, जो आपको आज्ञापालन करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आपको लगे कि आप चुन रहे हैं, जबकि वास्तव में आप केवल अनुसरण कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समाचार हमेशा नकारात्मक क्यों होते हैं? क्यों सोशल मीडिया आपको गुस्सा दिलाने के लिए बनाया गया है? क्यों कंपनियां ऐसे ट्रेंड को बढ़ावा देती हैं जो आपको उनके उत्पादों के बिना अधूरा महसूस कराते हैं? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक प्रणाली है, और यदि आप इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो आप अपना पूरा जीवन ठगे जाने में बिता देंगे। कभी यह एहसास नहीं कर पाएंगे कि आप वास्तव में अपने लिए कभी नहीं सोच रहे थे, लेकिन आज यह बदल गया है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अपने मन पर नियंत्रण कैसे पाएं, अपने विचारों को खींचने वाले अदृश्य तारों को कैसे देखें, आम लोगों की तुलना में अधिक तेज और होशियार कैसे सोचें। लेकिन सावधान रहें कि एक बार जब आप सत्य को देख लेंगे तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप कभी भी इसकी चालों में नहीं फंसेंगे और उस प्रकार की शक्ति जो आपको खतरनाक बनाती है। इसलिए यदि आप हेरफेर किए जाने को रोकने के लिए तैयार हैं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जो चुनौतियों और नेतृत्व पर सवाल उठाता है, तो बने रहें, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं वह शायद आपके सब कुछ देखने के तरीके को बदल सकता है। अध्याय 1, मन का जाल, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आप उसमें, लेकिन सच तो यह है कि आप अपने बारे में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए सबसे कम योग्य व्यक्ति हो सकते हैं। यह नाटकीय लगता है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक दिन आप अनजाने में धारणाओं, भावनाओं और विश्वासों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं जो शायद आपके भी नहीं हैं। आपका दिमाग एक मास्टर इल्यूजनिस्ट है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप जो सोचते हैं वह सिर्फ इसलिए सच है क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बहस इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि हर कोई इतना आश्वस्त है कि वे सही हैं। वे कभी यह पूछना बंद नहीं करते कि अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा। यह कमजोर सोच की नींव में पहली बड़ी दरार है, खुद से सवाल करने में असमर्थता। जिस क्षण आप वह सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप गंभीरता से सोचना शुरू करते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आत्मधोखे के चक्र में फंस जाते हैं। लगातार उन्हीं मान्यताओं को मजबूत करते हैं, बिना यह जाने कि क्या वे वास्तव में सच हैं। आइए इसे व्यक्तिगत बनाएं। क्या आपको कभी यह आभास हुआ है कि कोई आप ऐसा हमेशा करते हैं? अच्छी खबर यह है कि आप अपने मस्तिष्क को अपनी ही चालों में फंसने से रोकने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सवाल करना शुरू कर देते हैं तो आप कभी भी आनंदमय अज्ञानता में वापस नहीं जा सकते। और मेरा विश्वास करें, अज्ञानता ही आनंद है, लेकिन स्पष्टता स्पष्टता शक्ति है। अध्याय 2, आपका मस्तिष्क आलसी है। यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका मस्तिष्क यह अत्यधिक परिष्कृत, हमेशा तार्किक सुपर कंप्यूटर है, मेरे पास बुरी खबर है, आपका मस्तिष्क आलसी है, और यह आसानपन आपके निर्णय लेने के कौशल को बर्बाद कर रहा है। यही बात है, आपका मस्तिष्क कठिन सोचना नहीं चाहता है, यह हर बार ऐसा करने पर कैलोरी जलाता है। यही कारण है कि यह शॉर्टकट की तलाश करता है। यही कारण है कि यह निष्कर्ष पर क्यों पहुंचता है। यह गहराई से खोदने के बजाय पहली व्याख्या को स्वीकार करता है जो सही लगता है। यही कारण है कि आप एक हकलाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में एक अच्छी तरह से बोलने वाले झूठे पर विश्वास कर सकते हैं। यह भी इसलिए है कि आप हमेशा जिस तरह से सोचते हैं उसे सोचने के लिए डिफ़ॉल्ट करते हैं, क्योंकि अपना दिमाग बदलना थकाऊ होता है। लेकिन यहाँ यह बदतर हो जाता है। आपका मस्तिष्क सिर्फ आलसी नहीं है, यह अति आत्मविश्वासी है। यह मानता है कि यह जितना जानता है उससे अधिक जानता है। यही कारण है कि लोग विशेषज्ञता, और यदि आपको लगता है कि आप प्रतिरक्षित हैं तो संभवतः यह क्रिया में प्रभाव है। तो आप एक आलसी, अति आत्मविश्वासी मस्तिष्क से कैसे लड़ सकते हैं?
सरल शब्दों में, आप इसे अधिक कठिन परिश्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगली बार जब कोई आपको कोई ऐसा तर्क दे जो विश्वसनीय लगे तो उससे बेहतर प्रश्न पूछें। पूछें कि मेरे पास क्या सबूत है कि यह वास्तव में सच है? प्रतिवाद क्या है? क्या मैं इस पर विश्वास कर रहा हूं? क्योंकि यह सुविधाजनक है या क्योंकि यह सटीक है? अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते हैं। अधिकांश लोग सही करने के बजाय निश्चित होना पसंद करते हैं। जो लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं, वे बेहतर नहीं सोचते हैं, वे जीवन के तीसरे अध्याय में जीतते हैं। अधिकांश लोगों को हेरफेर करना आसान क्यों है? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अधिकांश लोगों को हेरफेर करना हास्यास्पद रूप से आसान है, और यदि आपको लगता है कि आप नहीं हैं, तो यह आपको कम नहीं बल्कि अधिक संवेदनशील बनाता है। इस बारे में सोचें, क्या आपने कभी कोई विज्ञापन देखा और अचानक एक बर्गर खाने की इच्छा हुई, जबकि आपको भूख नहीं थी? यह हेरफेर है। क्या आपने कभी शीर्षक पढ़ा और लेख को पढ़े बिना तुरंत एक राय बना ली? यह हेरफेर है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए वही था क्योंकि उन्होंने आपकी ओर देखा और मुस्कुराया? अनुमान लगाइए कि क्या हेरफेर है, इससे पहले कि आप घबरा जाएं और यह सोचना शुरू कर दें कि आप एक मननियंत्रित ज़ोंबी हैं। आइए कुछ स्पष्ट करें, हेरफेर हमेशा बुरा नहीं होता है। यह सरल है, परिचित है और भावनात्मक रूप से आवेशित है। इसीलिए शीर्षकों में भय का प्रयोग होता है। इसीलिए राजनेता नारे तब तक दोहराते हैं जब तक वे पूर्ण सत्य की तरह प्रतीत न होने लगें। इसीलिए आत्मविश्वास अक्सर क्षमता को हरा देता है। हेरफेर का विरोध करने की युक्ति यह पहचानना सीखें कि कोई कब आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। अगली बार जब आप एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया, क्रोध, भय, उत्तेजना महसूस करें, रुकें, अपने आप से पूछें कि मेरे इस तरह महसूस करने से किसे लाभ होता है? वास्तव में मेरे पास क्या सबूत हैं? क्या मैं इस पर विश्वास करूंगा यदि इसे अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता? क्योंकि बात यह है कि ज्यादातर लोग ये प्रश्न नहीं पूछते, वे केवल प्रतिक्रिया करते हैं, और जो सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। जो प्रतिक्रिया करने से पहले सोचते हैं, वे खतरनाक हो जाते हैं। अगला अध्याय 4, भावना और तर्क के बीच छिपा युद्ध। क्या कभी ऐसा क्षण आया है जब आपको पता था कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने किया? आपने खुद से कहा कि आप बहस में शांत रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें घुमाईं, खेल खत्म हो गया। आपने कसम खाई कि आप कुछ भी अनावश्यक नहीं खरीदेंगे, लेकिन किसी तरह वह सीमित समय की सेल इतनी अच्छी थी कि उसे छोड़ना नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो मानना पसंद करते हैं उसके बावजूद तर्क शो नहीं चलाता है, भावना चलाती है। और यदि आप नहीं समझते कि भावनाएं कैसे अपहरण करती हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप तर्कसंगत निर्णय नहीं ले रहे हैं, आप केवल भावनात्मक निर्णय ले रहे हैं जो तार्किक लगते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क तर्क की तुलना में भावनाओं को तेजी से संसाधित करता है। यही कारण है कि डर आपको डराने से पहले ही कूदने पर मजबूर कर देता है। यही कारण है कि क्रोध आपको यह सोचने से पहले ही झकझोर देता है कि आप क्या कहने वाले हैं। आप जीवन को बदल देने वाले निर्णय ले सकते हैं जो किसी मूड स्विंग के आधार पर नहीं बल्कि किसी और कारण से लिए जा सकते हैं। इसलिए आप अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर हावी होने से कैसे रोक सकते हैं? जब आप एक मजबूत भावना महसूस करते हैं, तो भावना और कार्रवाई के बीच दूरी बनाएं। रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह भावना तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ मेरी प्रतिक्रिया है। जितना अधिक आप सवाल करेंगे, आपकी भावनाओं का आप पर उतना ही कम नियंत्रण होगा, और एक बार जब आप इसमें पारंगत हो जाते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कार्य करने से पहले सोचते हैं, जबकि बाकी सभी लोग सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं।
अध्याय 5 वह प्रतिध्वनि कक्ष जो आपको नियंत्रित कर रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका सोशल मीडिया फीड आपसे सहमत प्रतीत होता है? कैसे प्रत्येक पोस्ट, प्रत्येक लेख, प्रत्येक टिप्पणी अनुभाग आपकी पहले से ही धारणाओं की पुष्टि करता प्रतीत होता है। यह संयोग नहीं है, यह एक प्रतिध्वनि कक्ष है, और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो यह आपको ऐसी दुनिया में फंसा सकता है जहां आप सत्य का केवल एक ही पक्ष देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे होता है। आपका मस्तिष्क सहमति को पसंद करता है, सही होना अच्छा लगता है, इसलिए लोग अपने विश्वासों से मेल खाने वाले समाचार स्रोतों की ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि आपका एल्गोरिथ्म आपको ऐसी सामग्री प्रदान करता है जो आपकी राय से मेल खाती है। यही कारण है कि ऑनलाइन बहसें शायद ही कभी बदलती हैं, क्योंकि अधिकांश लोग सुनते नहीं हैं, वे बस अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खतरा है, यदि आप स्वयं को कभी भी विरोधी विचारों के सामने नहीं लाते हैं, तो आपकी सोच मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो जाती है। आप वे ही हैं जो अपने विचारों का लगातार परीक्षण करते हैं। अध्याय 6 सही प्रश्न पूछने की शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप एक जासूसी फिल्म में एक संदिग्ध से पूछताछ कर रहे हैं। आप सिर्फ यह नहीं पूछते कि क्या आपने ऐसा किया, क्योंकि जाहिर है कि वे कहेंगे नहीं। आप गहराई में जाते हैं। आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो प्रकट करते हैं कि वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आलोचनात्मक सोच काम करती है। यह सही उत्तरों के बारे में नहीं है, यह सही प्रश्न पूछने के बारे में है। ज्यादातर लोग कमजोर सवाल पूछते हैं। क्या यह सच है? एक कमजोर सवाल है, क्योंकि अगर आप पहले से ही कुछ मानना चाहते हैं तो आप इसे सही ठहराने का एक तरीका खोज लेंगे। एक मजबूत सवाल क्या सबूत मुझे गलत साबित करेगा, जो आपके मस्तिष्क को इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि आप गलत हैं, और यह आपकी सोच को मजबूत बनाता है। यहाँ एक और सवाल है, यह पूछने के बजाय कि क्या मुझे यह विचार पसंद है, यह पूछें कि मेरे इस पर विश्वास करने से किसे फायदा होता है, क्योंकि अनुमान लगाइए क्या होगा, यह उनकी मान्यताओं के साथ मेल खाता है। लेकिन जब आप यह पूछना शुरू करते हैं कि आप जो करते हैं उस पर आप क्यों विश्वास करते हैं, तो आप स्वयं को गहराई से सोचने के लिए बाध्य करते हैं। और गहराई से सोचना ही वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो जानते हैं, उन लोगों से जो सिर्फ विश्वास करते हैं। अध्याय 7 आपका मस्तिष्क आपको झूठ बोलने के लिए कैसे धोखा देता है। क्या कभी किसी बात पर पूरी तरह से आश्वस्त रहे हैं और बाद में पता चला है कि आप पूरी तरह से गलत थे? शायद आपने कसम खाई थी कि आपने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन जब आप वापस आए तो वह खुला था। शायद आपको कोई बातचीत अच्छी तरह से याद हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। या शायद आप वर्षों से एक तथ्य पर विश्वास करते रहे हैं और बाद में पता चला कि वह पूरी तरह से बकवास था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क एक सही रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है। यह वास्तविकता को संपादित करता है, यह अंतराल को भरता है, यह आपकी वर्तमान मान्यताओं को फिट करने के लिए यादों को विकृत करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको बताए बिना यह सब करता है। यहाँ उन सबसे बड़े तरीकों में से एक है जिससे आपका मस्तिष्क आपसे झूठ बोलता है। पुष्टि पूर्वाग्रह यह उस जानकारी को नोटिस करने और याद रखने की प्रवृत्ति है जो आपके पहले से ही विश्वास का समर्थन करती है, और इसके विपरीत किसी भी चीज को अनदेखा या खारिज कर देती है। कभी ध्यान दें कि जब आप आश्वस्त होते हैं कि कोई बात सच है, तो आप हर जगह इसका प्रमाण देखना शुरू कर देते हैं। यह वास्तविकता को बदलना नहीं है, यह सिर्फ आपका मस्तिष्क आपके मौजूदा विश्व दृष्टिकोण को फिट करने के लिए जानकारी को फिल्टर कर रहा है। तो सत्य प्रभाव का भ्रम है। यदि आप अक्सर झूठ सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे सत्य के रूप में मानना शुरू कर देता है, भले ही आपको पता हो कि यह पहले से झूठ था। इसलिए प्रचार काम करता है। गलत सूचना इतनी आसानी से क्यों फैलती है? और यही कारण है कि ज्यादातर लोग उन
विश्वासों को पकड़ते हैं जो वास्तविक तथ्यों की तुलना में दोहराव पर अधिक आधारित होते हैं, तो आप कैसे लड़ सकते हैं? आपको हर चीज पर सक्रिय रूप से सवाल उठाना होगा, खासकर उन चीजों पर जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा आश्वस्त हैं। जब भी आप खुद को यह कहते हुए पाते हैं कि मैं जानता हूं कि यह सच है, तो खुद से पूछें कि क्या मैं यह जानता हूं या मुझे ऐसा लगता है कि मैं यह जानता हूं। स्रोतों की खोज करें और विरोधी विचारों की जांच करें। जिस क्षण आप अपने विचारों पर आंख मूंद कर भरोसा करना बंद कर देते हैं, वही क्षण है जब आप वास्तव में सोचना शुरू करते हैं। अध्याय 8, क्यों चतुर लोग मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। सोचें कि बुद्धिमत्ता आपको गलत निर्णयों से बचाती है। फिर से सोचें, इतिहास के कुछ सबसे बुरे निर्णय, व्यावसायिक विफलताएं, राजनीतिक आपदाएं, वित्तीय दुर्घटनाएं अत्यधिक बुद्धिमान लोगों द्वारा की गईं। क्यों? क्योंकि अकेले बुद्धिमत्ता अच्छी सोच की गारंटी नहीं देती, वास्तव में कभी कभी यह दुख देती है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे होता है। बुद्धिमान लोग आमतौर पर अपनी बात पर बहस करने में बेहतर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी बात सही है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वे खराब निर्णयों को अधिक ठोस तरीके से तर्कसंगत बना सकते हैं। यदि वे चाहते हैं कि कुछ सच हो तो वे इसे सही ठहराने के तरीके खोज लेंगे, भले ही तर्क कमजोर हो। तो वहां अति आत्मविश्वास, पूर्वाग्रह होता है। कोई व्यक्ति जितना अधिक चतुर होता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह अपने निर्णय पर भरोसा करेगा, भले ही उसे नहीं करना चाहिए। वे मान लेते हैं कि वे सही होंगे क्योंकि वे पहले कई बार सही रहे हैं, लेकिन ठीक इसी तरह वे अंधे हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ विचारक वे नहीं होते जो हमेशा मानते हैं कि वे सही हैं। वे होते हैं जो लगातार अपने विचारों का परीक्षण करते हैं और भावनात्मक तर्क को न भूले, चाहे आप कितने भी चतुर क्यों न हो। यदि कोई विचार सही लगता है तो आपका मस्तिष्क उस पर विश्वास करना चाहता। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोग भी धोखाधड़ी, बुरे निवेश या विषाक्त रिश्तों के झांसे में आ सकते हैं। उनका मस्तिष्क तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर रहा होता है, वह केवल उन तरीकों को खोज रहा होता है जिनसे वह जो चाहता है उसे सच साबित किया जा सके। समाधान के लिए विनम्र बने रहें, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो। मान लें कि आप कुछ भूल रहे हैं। अपने स्वयं के विश्वासों के विरुद्ध शैतान के वकील की भूमिका निभाएं। आलोचना की तलाश करें, केवल प्रशंसा की तलाश न करें, क्योंकि जिस क्षण आपको लगता है कि आप गलत निर्णय लेने के लिए बहुत बुद्धिमान हैं, वह गलत है। यही वह क्षण है जब आप उन्हें बनाना शुरू करते हैं। अध्याय एन, स्वतंत्र सोच का भ्रम। आपको यह सोचना अच्छा लगता है कि आप एक स्वतंत्र विचारक हैं। यह सही है कि आपकी राय आपकी है, जो कारण और प्रमाण द्वारा आकार लेती है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आप जो मानते हैं, आपके विचार, आपके मूल्य, यहाँ तक कि आपकी स्वयं की भावना आपको दी गई है। जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं वह वास्तव में स्वतंत्र सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि आपके द्वारा अपने पूरे जीवन में अवशोषित प्रोग्रामिंग पर आधारित है। यह पागलपन भरा लगता है, लेकिन आइए इसे उस क्षण से तोड़ दें जब आप पैदा हुए थे। आप अपने दिमाग, अपने माता पिता, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, जिस मीडिया का आप उपभोग करते हैं, उसे आकार देने वाले प्रभावों से घिरे रहे हैं। यदि आप एक अलग देश में पले-बढ़े होते तो शायद आपकी राजनीति, धर्म या सफलता पर पूरी तरह से अलग राय होती। यदि आप एक अलग घर में पले-बढ़े होते तो आपके पास अलग अलग डर, मूल्य और आदतें होती। इसलिए आपकी सोच का कितना हिस्सा वास्तव में आपका है। यहाँ एक और भी डरावना विचार है, वे रुझानों का अनुसरण करते हैं। वे सवाल करते हैं कि वे रुझान क्यों मौजूद हैं। वे सिर्फ जानकारी का उपभोग नहीं करते, वे उसका विश्लेषण करते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने लिए सोचना चाहते हैं तो आपको यह सवाल करना शुरू करना होगा कि आपके विश्वास कहाँ से आते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या मैं ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने इस पर शोध किया है, या सिर्फ इसलिए कि मुझे हमेशा यही बताया गया है।
अपने स्वयं के मानसिक प्रोग्रामिंग को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप कठपुतली बनना बंद कर देते हैं और तब आप वास्तव में शुरू करते हैं अपने लिए सोचना। अध्याय 10 भावनात्मक सोच का जाल। क्या आपने कभी क्षण की गर्मी में कोई निर्णय लिया है और बाद में पछताया है? शायद आपने कोई ऐसा संदेश भेजा है जो आपको नहीं भेजना चाहिए था, शायद आपने कुछ जल्दी ही छोड़ दिया हो, शायद आपने अपनी भावनाओं को खुद को एक ऐसे गलत विकल्प की ओर धकेलने दिया जिसे तर्क कभी स्वीकार नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनाएं शक्तिशाली होती हैं, वे तर्कसंगत सोच को खत्म कर देती हैं। जब आप क्रोधित, भयभीत या उत्साहित होते हैं तो आपका मस्तिष्क शॉर्टकट लेता है, यह विश्लेषण करना बंद कर देता है और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। और उन क्षणों में आपको लगता है कि आप एक तर्कसंगत विकल्प बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल भावना से नियंत्रित होते हैं। इस बारे में सोचें कि कैसे डर लोगों को अवसरों से बचने के लिए प्रेरित करता है, कैसे उत्साह उन्हें लाल झंडों को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करता है, कैसे क्रोध उन्हें यकीन दिलाता है कि वे सही हैं भले ही वे पूरी तरह से गलत हो। भावनाएं तर्क की परवाह नहीं करती हैं, वे उस पल में अच्छा महसूस करने की परवाह करती हैं, लेकिन आलोचनात्मक सोच इस बारे में नहीं है कि क्या सही लगता है, यह इस बारे में है कि क्या सही है। असली बात यह है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे सिर्फ अविश्वसनीय कथावाचक हैं। चाल उन्हें दबाने की नहीं है, बल्कि यह पहचानने की है कि वे कब स्टीयरिंग कर रही हैं, और इससे पहले कि वे आपको चट्टान से नीचे गिरा दें, नियंत्रण वापस ले लें। अध्याय 11 निष्क्रिय विचारक होने की कीमत। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। वे बिना प्रश्न किए जानकारी का उपभोग करते हैं, वे विश्लेषण किए बिना राय स्वीकार करते हैं, वे दुनिया को यह बताने देते हैं कि उन्हें क्या सोचना है, बिना यह महसूस किए। और ठीक यही वह चीज है जो समाज चाहता है। निष्क्रिय विचारकों को नियंत्रित करना आसान होता है, वे बिना प्रश्न किए रुझानों को खरीद लेते हैं, वे बिना यह पूछे नियमों का पालन करते हैं कि क्या वे उचित हैं, वे जो कुछ भी कहा जाता है उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वयं के लिए सोचना बहुत अधिक काम है। लेकिन यहाँ खतरनाक हिस्सा है, निष्क्रिय सोच केवल अनजान होने के बारे में नहीं है, यह हर एक दिन हेरफेर किए जाने के बारे में है। आप अपने विचारों को आकार देने के लिए डिजाइन किए गए संदेशों से बमबारी कर रहे हैं। विज्ञापनदाता चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि आपको उनके उत्पाद की आवश्यकता है, राजनेता चाहते हैं कि आप सत्य के उनके संस्करण पर विश्वास करें, सोशल मीडिया एल्गोरिदम चाहते हैं कि आप वह शक्ति वापस आ गई, क्योंकि आलोचनात्मक विचारक केवल सूचना को स्वीकार नहीं करते, वे उसे चुनौती देते हैं, वे उसका विश्लेषण करते हैं, वे स्वयं निर्णय लेते हैं। और यही बात उन्हें उन सभी के लिए खतरनाक बनाती है जो निष्क्रिय आज्ञाकारी समाज से लाभ उठाते हैं। अध्याय 12 मानसिक शॉर्टकट से मुक्त होना। आपका मस्तिष्क आलसी है, कोई अपराध नहीं, लेकिन यह लगातार ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट खोजता है, और जबकि यह बुनियादी अस्तित्व के लिए बहुत अच्छा है, यह आलोचनात्मक सोच के लिए भयानक है। उदाहरण के लिए स्टीरियोटाइप लें, वे मौजूद हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क चीजों को जल्दी से वर्गीकृत करना चाहता है। यह हर एक व्यक्ति की स्थिति या विचार का खरोंच से विश्लेषण नहीं करना चाहता है, इसलिए इसके बजाय यह आसान रास्ता अपनाता है। यह सामान्यीकरण करता है, यह मानता है कि यह निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। फिर ये मानसिक शॉर्टकट हैं जो आपको निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह उपयोगी लगता है, ठीक है, सिवाय इसके कि ये शॉर्टकट अक्सर भयानक विकल्पों की ओर ले जाते हैं, जैसे किसी को सही मान लेना सिर्फ इसलिए कि वे आश्वस्त हैं, किसी जानकारी पर सिर्फ इसलिए भरोसा करना क्योंकि यह किसी अधिकारी से आती है, जैसे वास्तविक सबूत के बजाय आंत की भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क इन शॉर्टकट जो वास्तव में सत्य की ओर ले जाता है
क्योंकि दिन के अंत में वास्तविक सोच तेज नहीं होती, यह धीमी, गड़बड़ और असुविधाजनक होती है। लेकिन वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने का यह एकमात्र तरीका भी है। और एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो आप ऑटो पायलट पर चलने वाले किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में नहीं रह जाते और वास्तव में अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं। आपका मस्तिष्क आपको जो झूठ बताता है, आपका मस्तिष्क झूठा है, यह वास्तविकता को तोड़मरोड़ कर पेश करता है, असुविधाजनक तथ्यों को छांट देता है और आपको बेहतर महसूस कराने के लिए इतिहास को फिर से लिखता है। यह आपको बताता है कि आप सही हैं, तब भी जब आप पूरी तरह गलत होते हैं। यह आपको विश्वास दिलाता है कि जो आप सच होना चाहते हैं, वह सच होना ही चाहिए। कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक बहस के बाद आपका मस्तिष्क सुविधाजनक रूप से केवल उन चीजों को याद रखता है जो आपको अच्छा दिखाती हैं, या कैसे जब आप कोई गलती करते हैं तो आपका मस्तिष्क गलती स्वीकार करने के बजाय तुरंत बहाने ढूंढता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपका दिमाग है जो आपकी रक्षा कर रहा है। यह गलत होने से नफरत करता है, यह असुविधा से नफरत करता है, इसलिए सच्चाई का सामना करने के बजाय इसे फिर से लिखता है। इसे पुष्टि पूर्वाग्रह कहा जाता है, ऐसी जानकारी की तलाश करने और उस पर विश्वास करने की प्रवृत्ति जो पहले से ही आपके विचारों का समर्थन करती है, जबकि इसे चुनौती देने वाली किसी भी चीज को अनदेखा कर देती है। यही कारण है कि लोग इको चैम्बर्स में फंस जाते हैं, यही कारण है कि षड्यंत्र के सिद्धांत जंगल की आग की तरह फैलते हैं। यही कारण है मानसिक जाल सरल असुविधा की तलाश करें, सबूत की तलाश करें कि आप गलत हैं, अपनी खुद की मान्यताओं को चुनौती दें जैसे कि आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई उसमें नहीं पाई जाती है जो आपको अच्छा महसूस कराती है, यह उसमें पाई जाती है जो आपको असहज बनाती है। अधिकांश लोगों के साथ आसानी से छेड़छाड़ क्यों की जाती है? आपको लगता है कि आप हेरफेर के प्रति प्रतिरक्षित हैं। फिर से सोचें, हर एक दिन कोई न कोई आपके दिमाग को हैक कर रहा है। नापनदाता, राजनेता, प्रभावित करने वाले, मीडिया, और यदि आप सक्रिय रूप से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिना एहसास किए भी नियंत्रित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया को लें। आपको लगता है कि आप लापरवाही से स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा देखी जाने वाली प्रत्येक पोस्ट को आपको हेरफेर करने के लिए सावधानी से चुना गया है। एल्गोरिदम जानता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, यह जानता है कि आप किस बात पर क्लिक करते हैं, यह जानता है कि आपको घंटों तक कैसे बांधे रखना है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह व्यक्तिगत भी नहीं है, यह सिर्फ व्यवसाय है। फिर समाचार हैं, वे महत्व के आधार पर कहानियों की रिपोर्ट नहीं करते हैं, वे रिपोर्ट करते हैं कि सबसे मजबूत प्रतिक्रिया क्या होगी। भय, आक्रोश, विभाजन, क्योंकि भावनात्मक लोगों को नियंत्रित करना आसान होता है। यदि आप डरे हुए हैं तो आप समाधान के लिए बेताब हैं, यदि आप गुस्से में हैं तो आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, और दोनों ही मामलों में और ऐसी दुनिया में जो आपको अंधा बनाए रखने से लाभ कमाती है, सबसे खतरनाक चीज जो आप कर सकते हैं वह है स्पष्ट रूप से